जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 20 डेज टारगेट में हम लोगों ने 14 डेज़ को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं डे 15 यानी कि 15वां दिन हम लोग करने वाले हैं और एग्ज़ाम के लिए भी आप लोगों का मात्र 5 से 6 दिनों का शेष ही बचा हुआ है। तो जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन कर लो और अपने नंबर्स को बढ़ा लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को कंबाइंड करके जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऊपर की तरफ आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, अपने हिसाब से आप वीडियो को आगे पीछे करके अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 711 एडी में। ठीक है, 711 डी में, एडी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कह रहे हैं कि प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? तो ये जो हो जाएगा आपका इस्लाम के विस्तार को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। इसमें कह रहा है कि किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? तो किस रोमन सम्राट का शासनकाल? ऑगस्टस का शासनकाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे कि सीनेट में किसका बोलबाला था? अब सीनेट में किसका बोलबाला था आपको बतानी है, तो अभिजात वर्ग का बोलबाला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। देखिए इसमें कहा गया आपसे कि किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था? तो किस रोमन सम्राट ने देखा था भारत की विजय का स्वप्न? तो त्राजन ने देखा था। किसने देखा था? त्राजन ने देखा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे कि रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है पूर्ववर्ती साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो इसको कहा जाता है वो कहा जाता है आपका परवर्ती साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23 पर कि ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो ईरान में ससानी राजवंश की जो स्थापना हुई 226 ईस्वी में हुई। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी आपको बतानी है। तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो लैटिन भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे कि जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो जूलियस सीजर जो थे उनके दत्तक पुत्र थे ऑक्टेवियन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे कि रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? तो इसमें जो आकाश का जो सबसे बड़ा देवता था वो था आपका जुपिटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे आपको बतानी है। तो यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे वो थे आपके मूसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 28 पे कि रोमन साम्राज्य में के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? तो रोमन साम्राज्य का सर्वाधिक अत्याचारी शासक था नीरो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे कि अगस्त माह किस शासक के नाम पर है? अब ये जो अगस्त माह है ये कौन से शासक के नाम पर है? तो ऑगस्टस के नाम पर है। नाम बिल्कुल मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर आता है 30 पे, जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर पड़ा है? तो ये जो पड़ा है आपका जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा है। अब हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये जो महत्वपूर्ण होता है वो जंतुओं, पौधों एवं प्राणी, तो सभी के लिए, यानी जितने भी जीवधारी होते हैं सभी के लिए जैव विविधता क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियाँ कौन सी है? तो वो जो होता है जिन प्रजातियों के लुप्त होने का जो खतरा होता है वो क्या होते हैं? असुरक्षित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि नेशनल पार्क पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? आखिर वो बनाया क्यों जाता है? तो पालतू जीवन जीने के लिए, यानी कि जिन लोगों जिनको खतरा होता है ना तो उनको पाल करके मतलब कि एक तरह के खिला पिला करके उसको जिंदा रखा जाता है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र क्या है? तो ये जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो कौन से देश में हुआ था? तो मैक्सिको में। ठीक है। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया 1978 में पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम के लिए याद रखना है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है वो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया था? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वॉल्टर जी रेजेन ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका कि विश्व के सभी संकट आपन, यानी कि जो संकट में रहते हैं प्रजातियां के बारे में रेड लिस्ट की सूचना प्रकाशित कौन करता है? तो यहाँ पे रेड लिस्ट की जो सूचना प्रकाशित करेगा IUCN करता है, याद रखना है सभी को। निम्न में से कौन मानव का आनुवंशिक प्रजाति है? तो मानव का जो आनुवंशिक प्रजाति है वो हो जाएगा आपका होमोसेपियंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका निम्नलिखित में से रेड लिस्ट क्या है आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो रेड लिस्ट है वो है पादप जगत की सूचना।
उसी को क्या बोलते हैं, रेड लिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रहेगा, IUCN का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ है ये आपको बतानी है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, अच्छा है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता का जो सम्मेलन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान में रखना है, ये हुआ था 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, आपको बतानी है। तो ये जो है आपका स्थित है पश्चिमी घाट में। कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी घाट में है, याद रखिएगा। विश्व की 3/4 जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है, विश्व की 3/4 जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में निवास करती है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि जैव विविधता को कितने स्तरों में समझा जा सकता है, तो इसको जो समझा जा सकता है 3 स्तरों में समझा जाता है। जीवन निर्माण के लिए एक मूलभूत इकाई निम्न में से क्या है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका कि निम्नलिखित में से जैव विविधता की कौन सी भूमिका है, कौन जैव विविधता की आपको भूमिका है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका वैज्ञानिक, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये था आपका ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है पॉलिटिकल साइंस का, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की जो आयु है, यानी कब वो रिटायर्ड करते हैं, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका 65 वर्ष। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है। दूसरा सवाल देखिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस कोष से दिया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो संचित कोष से दिया जाता है, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह, अनुच्छेद 143, ठीक है, सलाह दे सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है जो इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, ये आपको पता नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 34, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है, या किस अनुच्छेद में है, आपको बतानी है। तो अनुच्छेद 124 में, ठीक है। वो उसके बाद है आपका, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार का ऋण जारी कर सकता है या फिर करता है, बताना है आपको, ठीक है। सही जवाब है अनुच्छेद 32 के तहत ये करता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति होने की जो आयु होती है, जो उसकी उम्र होती है, वो क्या होती है, तो वो 65 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र तथा राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को कौन हल करता है, तो इसको जो हल करेगा वो उच्चतम न्यायालय करेगा, ऑप्शन नंबर ए। उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना कब की गई थी, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारत में अपील का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है, भारत में जो अपील का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो है आपका उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है आपका, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, आपको बताना है। तो ये जो अधिकार है ये किसके पास है, ये उच्चतम न्यायालय के पास है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला उच्चतम न्यायालय करेगा, ऑप्शन नंबर ए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो इसकी जो शपथ दिलाएगा वो दिलाएगा राज्यपाल। कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है, ये भी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है ये, तो राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते और पेंशन का निर्धारण कौन करता है, तो इसका भी निर्धारण जो करता है वो करता है आपका संसद। कौन करता है, संसद करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका, उच्चतम न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है, याद रखना है। उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी है, ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो फातिमा बीबी, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। उच्चतम न्यायालय में सबसे अधिक दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्य न्यायाधीश कौन बना रहा था, ये बताना है आपको। तो ये बना रहा था मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो इसका गठन सन 2000 में हुआ था। झारखंड उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा विनोद गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवाद को हल कौन करता है, तो इसको जो हल करेगा वो उच्चतम न्यायालय करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवाद को कौन दूर करता है, तो यहाँ पे जो करेगा उच्चतम न्यायालय करेगा।
उच्चतम न्यायालय का कौन सा ऐसा मुख्य न्यायाधीश था जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ऐसा कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। अब हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे बोला गया कि किसने कहा अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। ये बात किसने कहा था आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास है, सही जवाब हो जाएगा एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है आपका कि अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाने वाला क्रय कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है, तो उपभोग कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे कि जब व्यक्ति वस्तु खरीदते हैं तब वे क्या कहलाते हैं। जब कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है तो उसको हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, इसमें कह रहा है कि बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का विनिर्माण सामान्यतः क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है आपका उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे इसमें कह रहा है कि कोई किसान गेहूं उपजाता है। यहाँ पे किसान क्या है, यहाँ पर जो किसान है वो एक क्या है, उत्पादक है। श्याम गेहूं से आटा का विनिर्माण करता है। यहाँ पर श्याम क्या है, तो यहाँ पर श्याम भी क्या है, एक उत्पादक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, इसमें कह रहा है कि जब व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए वस्तुएं बेचते हैं तब वे क्या कहलाते हैं। तब वो कहलाएगा एक विक्रेता, यानी कि वो लाभ कमाना चाहता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है क्या कहलाती है। तो ऐसी क्रियाएं जो है आर्थिक क्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं सामान्यतः होती है, क्या होती है, तो ये हो जाएगी असीमित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, इसमें कह रहा है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सामान्यतः होते हैं। कैसे होते हैं आपको बतानी है, तो सीमित होते हैं। कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। चयन की जो समानता है, चयन की समस्या सामान्यतः क्या होती है, तो एक आर्थिक समस्या होती है। ठीक है, सामान्यतः आर्थिक समस्या की जो जड़ है वो क्या है, तो ये जो है आपका अभाव यानी कि कमी। ठीक है, संसाधनों का डैश प्रयोग चयन की समस्या उत्पन्न करता है। संसाधनों का जो है वैकल्पिक प्रयोग जो है चयन की समस्या यानी कि चुनने में ये करता है। मान लीजिए कि आप एक जूता पसंद करने गए हैं, वहाँ पे आपको जो है संसाधन का विकल्प बहुत हो जाएगा, हर एक कंपनी का जूता होगा, तो आपको चुनने में समस्या होगी ना, बस उसे ही यहाँ पे समझाया गया है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न मनुष्य का अध्ययन है, क्या है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका अर्थशास्त्र। आर्थिक क्रियाकलापों का मुख्य भाग क्या है, तो आर्थिक क्रियाकलापों का जो मुख्य भाग है वो हो जाएगा आपका उत्पादन, उपभोग, वितरण। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।